ना सवाल यह है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है संजीव खन्ना, संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। तो जो आरबीआई है ना, आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आने लायक सवाल है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर का, नए गवर्नर का आना, और ये सवाल कई वर्ष तक जो है वो याद रखना पड़ेगा आपको। तो अच्छा सवाल है। दो एक बातें आपको पता भी होंगी भैया। देखियो, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को तो हम अंग्रेजी में शॉर्टकट में कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कोई बता सकता आरबीआई एक्ट कब का था? आरबीआई एक्ट, इसे कहते हैं आरबीआई अधिनियम, 1934 में आया था। अच्छा, जिस समय आरबीआई एक्ट आया था उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड वेलिंगटन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरा सवाल बन जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। बताइए, आरबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहां है? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। और बताइए, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, अब सुनना, यहां से भी सवाल आते हैं। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ, ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। अच्छा, उसके बाद में आरबीआई के 25वें गवर्नर, तो जो रिटायर हुए हैं अभी, उनका नाम था शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर। और अब जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं 26वें, ये नए गवर्नर हैं, अभी बने हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, और यही नाम आपको याद रखना है। आरबीआई का काम होता है मौद्रिक नीति जारी करना, आरबीआई का काम होता है मुद्रा जारी करना, मुद्रा को जारी करना। आरबीआई का काम होता है नोटों का मुद्रण करना, पैसों को छापना, पैसों को जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना, ये सारे काम आरबीआई के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो करंट में सवाल यह है, अच्छा सवाल है, कि जो आरबीआई के इस समय गवर्नर बने हैं 2024 में दिसंबर के महीने में, उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। और ये किसका स्थान लेंगे? शक्तिकांत दास का। ठीक है, और ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा आपसे। नंबर भी उनका याद रखें, कौन से नंबर के हैं वो? तो 26वां उनका नंबर है।
26वें नंबर के वो गवर्नर बने हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। चलिए अगला सवाल देखें हम। तो अगले सवाल में कुछ इस तरीके की बातें पूछ रहे थे हमसे। ये कह रहे थे कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? अंडर 19 है, अंडर 19 है, अंडर 19 है क्रिकेट एशिया वर्ल्ड कप, क्रिकेट एशिया कप है। अच्छा देखो, जो अंडर 19 है इसमें वो खिलाड़ी खेले होंगे जिनकी उम्र जो है वो 19 या 19 साल से कम है, 19 या 19 साल से कम, क्योंकि अंडर है 19 के अंडर में। तो अंडर 19 एशिया कप हुआ है अभी 2024 में। किसने जीता है? भारत ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने। तो वो किसने जीता है? तो वो जीता बेटा बांग्लादेश ने। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी। और बांग्लादेश ने लगातार जो है वो दूसरी बार जीता है। पिछली बार भी बांग्लादेश ने जीता था और इस बार भी बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, अब सवाल यह है, यह हेडिंग हो जाएगा अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन कहां हुआ था? तो बेटा वो आयोजन हुआ था दुबई में। और दुबई जो है वो यूएई का शहर है, संयुक्त अरब अमीरात का शहर। दुबई में मैच हुआ था फाइनल, दुबई में इसका आयोजन हुआ है। इसको किसने जीता है? तो इसका जो विजेता बना है, जीतने वाला, वो बांग्लादेश है। वो बांग्लादेश है और बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार जीत लिया है। इसका मतलब पिछली बार भी एशिया कप अंडर 19 बांग्लादेश ने जीता और इस बार भी बांग्लादेश ने जीता है। और इसका उपविजेता कौन बना? फाइनल मैच में कौन सा देश हारा? तो फाइनल में हम हार गए, भारत हार गया। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, और ये एशिया कप अंडर 19 का 11वां संस्करण था। एशिया अंडर 19 का कौन सा संस्करण था ये? तो 11वां संस्करण था। और देखो मजे की बात यह है कि 11 संस्करणों में से 8 बार भारत ने एशिया कप जीता है। सबसे ज्यादा अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता 8 बार। अब 8 बार भारत ने जीता और वो भी फाइनल में भारत हारा। हर बार भारत फाइनल में पहुंचा है। ठीक है, तो अंडर 19 एशिया कप सबसे ज्यादा क्रिकेट का जिसने जीता वो भारत ने जीता। अब कल परसों भी हम जो थे वो कुछ ही अंतर से हार गए। ठीक है, जल्दी विकेट खोने की वजह से। तो याद रखना, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 जो है वो बांग्लादेश ने जीत लिया, भारत को हरा कर जीता। और इसका आयोजन जो हुआ वो दुबई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। और बांग्लादेश लगातार दूसरी बार इस कप को जीतने में सफल रहा। अभी मनाया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस। कब मनाया गया? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है भैया? तो 10 नवंबर, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो ये जो 10 दिसंबर है, हर साल 10 दिसंबर को हम एक डे मनाते हैं जिसको कहते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल ही मनाया जाता है और ये मनाया जाता कब? 10 दिसंबर को। ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस इस बार मनाया गया है, तो 2024 की थीम क्या है? 2024 की किस थीम के साथ में हमने इसको मनाया है? पूरी दुनिया ने मनाया है। तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य।
हमारे अधिकार हमारा भविष्य। हमारे अधिकार हमारा भविष्य थीम के साथ में हमने इस डे को सेलिब्रेट करा है, मनाया है, जिसका नाम है विश्व मानवाधिकार दिवस। और कई बार पेपर में बहुत बार दिवस ही मिलता भी है कि 10 दिसंबर को आप कौन सा दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को आप कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। चलिए अगले सवाल की बात करें तो क्या कह रहे हैं अगले सवाल में? सवाल ये लिखा गया है, ये कह रहे हैं कि आईएनएस त्रिशूल, ये जो शब्द लिखा हुआ है थोड़ा गलत टाइप हो गया है। इसका जो नाम है ना, वो ये नाम नहीं है, इसका त्रिशूल नहीं है, इसका नाम है आईएनएस तुसिल। नाम है उसका तुसिल, उसे कहते हैं ये INS TUSHIL, INS तुसिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत और किस देश के सहयोग से बना है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या इजराइल? INS तुसिल को किसने बनाया है? तो इसका निर्माण हुआ है बेटा 2 देशों की मदद से, एक भारत और एक रसिया। तो INS तुसिल का निर्माण किसने करा है? तो निर्माण 2 देशों ने करा है, एक रसिया और प्लस इंडिया। भारत और रसिया के सहयोग से INS तुसिल बनाया गया और इसको कमीशन भी कर दिया है, सेना में भी शामिल कर लिया गया है। और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, मतलब ये गाइडेड मिसाइल से लैस है, ठीक है। तो तुसिल जो है वो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, मतलब गाइडेड मिसाइल से लैस है ये INS तुसिल। तो किस देश के सहयोग से उसको बनाया गया है? तो भारत और रूस। तो भारत की टेक्नोलॉजी और प्लस रूस दोनों की मदद से INS तुसिल को जो है बनाया गया है और इसे इंडियन सेना को भी सौंप दिया गया है। बना रसिया में है ये, ठीक है। कहां बना है? रसिया में। तो INS तुसिल का नाम याद रखिए, एक शब्द है बस। ये कह रहे हैं किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया गया? लो जी, मिट्टी की ईंट सुनी होगी आपने, सीमेंट की ईंट सुनी होगी आपने। ये सीमेंट की ईंट है, सोने की ईंट है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ईंट बताई गई है। और उसका अनावरण किया गया है ना, शीशे में उसको पैक करके रख दिया गया है, लोग फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। और अपने आप में एक, हाँ, किस शहर में अनावरण हुआ है? अच्छा लॉजिक लगाओ, किस में हुआ होगा? न्यूयॉर्क में, संघाई में, रियाद में या दुबई में? तो ये हुआ है दुबई में। कहां इसका अनावरण हुआ है? दुबई में अनावरण हुआ है इसका। तो विश्व की सबसे बड़ी सोने की ईंट, विश्व की सबसे बड़ी सोने की ईंट, सोने की ईंट का अनावरण, सोने की ईंट का अनावरण हुआ है दुबई में। और ताज्जुब इस बात का है कि ये जो ईंट है, ये जो सोने की ईंट है, कोई ईंट नहीं है, इसका वजन है 300.12 kg, मतलब 300 दशमलव, इसका जो वजन है वेट, इसका जो वजन है वो 300.12 kg,
मतलब 300 किलो वजन है इसका। कोई चोर उठा कर भागना चाहे तो भी ना उठा पाए। है 3 कुंटल। ठीक है, 300 केजी जो है वो इसका वजन है। और इस वजन के मामले में इसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ये गिनीज रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, और इसको बता रहे हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, अगर इसके की कीमत की अगर हम लोग बात करें, इसके अगर कीमत की बात करें और इंडियन रुपीस में बात करें, तो लगभग इसकी कीमत जो है वो 211 करोड़ रुपए है। अगर कोई कहने लगे कि ईंट बेच दो, तो वो बेच देंगे। कितने पैसे लेंगे? 211 करोड़ रुपए। 211 रुपए नहीं है, 211 के पीछे करोड़ भी है। ठीक है, और अगर डॉलर में इसको देखें तो 25 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर जो है इसकी मार्केट वैल्यू है। तो याद रखें कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण कहां हुआ है? तो वो हुआ है दुबई में। 300 केजी से ज्यादा उसका वजन है और 211 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत है। ठीक है, तो ये सवाल वैसे पेपर ऊपर में तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, सुनने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कुछ चीजें सुनने में भी अच्छी लगनी चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत किस शहर से की है? अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है बीमा सखी योजना। अब ऑप्शन इसमें आ रहा है वाराणसी, नई दिल्ली, पानीपत, चंडीगढ़। तो पानीपत, भाई हरियाणा में क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं समझ लो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बीमा सखी योजना ये हमारा हो जाएगा एक हेडिंग, और इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए पेपर के हिसाब से। बीमा सखी योजना। अब सवाल आता है कि जो बीमा सखी योजना है ये कब सरकार ने इसको लॉन्च करा है? तो इसको शुरू कर दिया है 9 दिसंबर 2024 को। और इसकी शुरुआत कहां से की है? स्थान का नाम तो पानीपत। और पानीपत जो है वो हरियाणा का एक शहर है। वहां पर अनाउंस किया गया इस योजना के बारे में। इस कंपनी में ये बीमा सखी काम करेंगी तो LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC में काम करेंगी। बीमा सखी जो महिलाएं उसमें काम करेंगी उनका नाम होगा बीमा सखी। ठीक है, LIC 1956 में बनी थी और बड़ी विश्वसनीय कंपनी है बीमा के मामले में। इसमें किन किन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, उनकी आयु तकरीबन कितनी होगी? तो आयु बता रहे हैं 18 से 70 वर्ष की महिलाएं इसमें काम कर सकती हैं। पढ़ाई लिखाई क्या होगी? शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता जो होगी वो रखी गई है 10वीं पास। उनको प्रशिक्षण कितने समय का दिया जाएगा? तो प्रशिक्षण उनका होगा 3 वर्ष का। और इसी प्रशिक्षण के दौरान उनको सरकार जो है उनको कुछ वजीफा देगी, वजीफा एक छात्रवृत्ति की तरह, और प्लस उनको कमीशन भी मिलेगा। पहले साल जो गवर्नमेंट वजीफा देगी वो उनको देगी 7,000 रुपए प्रति माह।
उसके बाद में सेकंड वर्ष में सरकार उनको वजीफा देगी 6,000 प्रति माह। तीसरे वर्ष में गवर्नमेंट उनको बीमा वजीफा देगी 5,000 रुपए प्रति माह। और इस योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा जानना और समझना भी जरूरी है। इसमें क्या होगा, 10वीं पास महिलाएं इस योजना के तहत अप्लाई करेंगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके वो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। उसमें उन महिलाओं का चयन होगा। पहले चरण में तकरीबन 35,000 महिलाओं को चुना जाएगा। कितनी महिलाओं को? वो महिलाएं 3 साल तक ट्रेनिंग करेंगी। उसी ट्रेनिंग के दौरान वो जो है, जैसे तुमने देखा नहीं, पुरुष एजेंट आते हैं और कहते हैं भैया LIC में बीमा करा लो, LIC में बीमा करा लो। तो इन महिलाओं को एक टारगेट भी दिया जाएगा कि 1 साल में तकरीबन इतनी पॉलिसी आप अगर कर लेती हैं तो आपको कमीशन भी मिलेगा। अब सुनिए भाई, बीमा एजेंट जो होता है उसे कमीशन मिलता नहीं मिलता? जो बीमा करता है एजेंट, जिसके नाम, जिसके खाते से पॉलिसी चलती है एजेंट के खाते के रूप में, तो उसको उसका कमीशन मिलता है। तो ये जो महिलाएं होंगी, सरकार इनका ट्रेनिंग के दौरान जो है 7,000 रुपए का महीने के वेतन मान ले, वजीफा मान ले, वो देगी। और प्लस जो ये क्या करेंगी, बीमा करेंगी, उस पर जो कमीशन मिलेगा वो भी इनको दिया जाएगा। तो जैसे जैसे ये महिलाएं आगे की तरफ जाएंगी वैसी वैसी इनके बीमा पॉलिसी की संख्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो बीमा पॉलिसी की जैसे संख्या बढ़ेगी तो वजीफा वैसे कम होता रहेगा। तो औसतन लगभग जो है 15-16 हजार रुपए प्रति महीना जो है एक महिला कमा सकती है, उसकी इतनी इनकम हो सकती है। फिर 3 साल के बाद इनकी पॉलिसी खुद की इतनी हो जाएंगी, जो बीमा में काम करेंगी, कि कमीशन की जरूरत, वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमीशन ही इनके पास में 15-20 हजार रुपए प्रति महीने का हो जाया करेगा और आगे भी वो काम करती रहेंगी। तो इसे नाम दिया गया है क्या? बीमा सखी योजना। इसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च करा है। फिलहाल तो एक सवाल पूछा जाएगा कि वो प्रोग्राम सरकार ने कहां से शुरू करा है। तो हरियाणा के पानीपत से इस प्रोग्राम को सरकार ने लॉन्च करा है। ठीक है, अभी प्रोग्राम नया है, अभी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है पेपर के हिसाब से। अगले क्वेश्चन में कह रहे थे कि विश्व का प्रथम लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने बनाया है? ऑप्शन है अपने पास में 4। जापान ने, दक्षिणी कोरिया ने, रूस ने या चीन ने। 4 विकल्प हैं। विश्व का प्रथम लकड़ी का सैटेलाइट बनाया, तो अभी जो है लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने बनाया है? उसका नाम है जापान। ठीक है, तो देखिए विश्व का प्रथम लकड़ी का सैटेलाइट बनाया। बड़ा अच्छा और सुंदर सवाल है। ये लकड़ी का सैटेलाइट जो बनाया है, पहला सवाल यह है कि ये जो सैटेलाइट बनाया गया है, इस सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया है? सैटेलाइट का नाम क्या है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसे नाम दिया गया है लिग्नोसैट। अब वो ऐसे भी पूछ लेगा तुमसे कि लिग्नोसैट क्या है। भाई पूछेगा लिग्नोसैट क्या है, तो लिग्नोसैट जो है लकड़ी का एक सैटेलाइट है। ये देखने के लिए, प्रयोग करने के लिए जापान ने बनाया है कि जब इसे स्पेस में भेजा जाएगा तो ये कितने हद तक काम करेगा, सही काम करेगा या नहीं करेगा, है ना, ट्रायल के तौर पर। अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो फिर लकड़ी के सैटेलाइट ही बना के भेजे जाया करेंगे। क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में, भाई अंतरिक्ष में बरसात थोड़ी हो रही है,
बरसात तो क्षोभ मंडल में होती है ना, या वो अंतरिक्ष में भी बरसात हो रही है? अच्छा, चंद्रमा पर बरसात होती होगी भाई, चंद्रमा बरसात क्यों होगी? पृथ्वी पे क्यों होती है? वही सागर का पानी हमारा उठेगा, भाप बनेगा, बादल बनेंगे, फिर वही बरसेंगे। क्षोमंडल में तो बरसात होती है। ठीक है, अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो इसी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ना कचरा बहुत बढ़ लिया है, क्योंकि तमाम देश सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उतार के थोड़ी लाते हैं, वो खराब हो जाते हैं तो, या वो मतलब काम करना बंद कर देते हैं, तो वहीं पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो अंतरिक्ष में बाकी कचरा बहुत है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये लिग्नोसैट क्या है? ये दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट है। किस देश ने उसको बनाया है? तो देश का नाम होता है भैया जापान। देश का नाम क्या है? जापान। जापान ने इसको बनाया है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, जो ऑनलाइन बच्चे होंगे, मैंने पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? तो 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, तो जो ऑनलाइन है उनके लिए सवाल यह है कि जापान के इस समय प्रधानमंत्री कौन है, यह नाम बताना है। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, यह बताना है। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो कमेंट करके बताएं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, जो अभी बने हैं नए। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो अगले सवाल में देखेंगे, किस राज्य में निंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया है? एक फेस्टिवल है जिसका नाम है निंगोल चक्कोबा त्योहार। ये किस राज्य में मनाया गया है? एसएससी ऐसे सवालों को बहुत ढूंढती है, त्योहारों के। हाईकोर्ट में ऐसे सवाल आते हैं त्योहारों वाले। तो मणिपुर, असम, लद्दाख या उड़ीसा, कौन से राज्य में निंगोल चक्कोबा त्योहार मनाया गया है? तो निंगोल चक्कोबा उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो है मणिपुर। कहां मनाया गया है? मणिपुर में। तो ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो राज्य का नाम है मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में कौन से समुदाय ने इसको मनाया है? तो मणिपुर का जो सबसे बड़ा समुदाय है उसका नाम है मैतेई। कौन सा समुदाय? मैतेई समुदाय। अभी तुमने देखा होगा पिछली बार भी मणिपुर में हिंसा हो गई थी, तो मैतेई समुदाय उसमें शामिल था। तो मैतेई समुदाय ने जो है मनाया है निंगोल चक्कोबा त्योहार। इस त्योहार का उद्देश्य क्या है मनाने का? तो यह त्योहार मनाया जाता है पारिवारिक एकता के लिए। पारिवारिक एकता बढ़ाना। और इसमें होता क्या है, इस त्योहार में क्या होता है बेटा, विवाहित बेटियां जो होती हैं वो अपने मायके लौटती हैं, तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। तो इसमें विवाहित बेटियां, ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो गई है, वो अपने मायके आती हैं, मां के घर आती हैं। तो इसमें विवाहित बेटियां अपने मायके आती हैं, मायके आती हैं, तब उनका भव्य स्वागत होता है। तब उनका भव्य स्वागत होता है। जो भाई हैं वो अपनी बहनों का स्वागत करते हैं। और ये त्योहार निंगोल चक्कोबा भाई दूज के त्योहार के समान है। जैसा भाई दूज के त्योहार में क्या होता है, बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, ठीक है, तो उसी के समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह त्योहार भाई दूज के समान है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं, यम द्वितीया के समान है। जैसा हमारे यहां भाई दूज मनाया जाता है,
उसी प्रकार से कहां, मणिपुर में निंगोल चक्कोबा मनाया जाता है, भाई दूज के समान। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है जो इस समय है? आचार्य लक्ष्मण प्रसाद। मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य लक्ष्मण प्रसाद। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि जोलजीबी मेला किस राज्य में लगा है? अभी दिसंबर के महीने में जोलजीबी मेला लगा है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। मेले आ जाते हैं पेपर में, यह है जोलजीबी मेला। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था जोलजीबी मेले का अभी, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका क्या करा था? उद्घाटन करा था। तो जोलजीबी मेला किस राज्य में लगता है? अगर राज्य पूछेंगे तो उत्तराखंड। किस जिले में लगता है? तो उत्तराखंड का एक जिला पड़ता पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगता है। जोलजीबी मेला जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगता है। और किस स्थान पर लगता है? तो स्थान का नाम है जोलजीबी। और ये जोलजीबी जो कस्बा है ना, वो दो नदियों के संगम पर है। इधर से निकल कर आती है काली नदी, इधर से आती है गोरी गंगा। तो इसे कहते हैं काली गंगा और इसे कहते हैं गोरी गंगा। और उनका जो संगम होता है वहां पर जोलजीबी है, वहीं पर मेला लगता है। तो दो नदियों के संगम पर लगता है। तो जोलजीबी किसके संगम पर बसा है? काली गंगा व गोरी गंगा। काली गंगा और गोरी गंगा नदियों का जो संगम होता है वो जोलजीबी में होता है और यहीं पर मेला लगता है, जोलजीबी मेला। जो उत्तराखंड के बच्चे हो वो थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा देख लो। जोलजीबी मेले की शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1914 में। और ये शुरुआत किसने करी थी? अस्कोट के एक राजा हुए थे जिनका नाम था गजेंद्र बहादुर पाल। अस्कोट के राजा अस्कोट के पाल राजा, पाल वंश था। अस्कोट के पाल राजा गजेंद्र बहादुर पाल ने, गजेंद्र बहादुर पाल ने गजेंद्र बहादुर पाल ने इस मेले की शुरुआत करी थी। तो जोलजीबी मेला उत्तराखंड में लगता है, पिथौरागढ़ जिले में लगता है, जोलजीबी स्थान पर लगता है। और जोलजीबी जो है वो काली गंगा और गोरी गंगा के संगम पर है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1914 से, जब अस्कोट के राजा हुआ करते थे गजेंद्र बहादुर पाल। उन्होंने इसको मनाना शुरू करा था, इसका आयोजन उन्होंने कराया था, ठीक है। अब 2024 चल रही है, लगभग 90 साल हैं, अगले 110 साल हो गए भाई। 2014 से 1914 से 2014 तक, अब 10 साल आगे हो गए। 100 साल पुराना मेला है, तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत, यूएसए, नीदरलैंड और रूस। तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन में भारत जो है वो पहले नंबर पर है। दूध से जुड़े हुए 2-3 सवाल आप देख लीजिए जो आंकड़े बताए गए हैं उनके हिसाब से। अगर सवाल यह आता है कि विश्व में
सर्वाधिक दूध का उत्पादन? अगर दुनिया में सबसे ज्यादा दूध के उत्पादन की बात आएगी तो आंसर आएगा भारत। ठीक है। और अगर सवाल यह आता है कि भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन, तो कौन सा राज्य आएगा? तो पहले नंबर पर है हमारा यूपी और दूसरे नंबर पर राजस्थान। अगर सवाल यह आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, एक आदमी के हिस्से में कितने ml दूध आएगा या ग्राम दूध आएगा, तो उसे कहते हैं, देखिए भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, तो यह बताई गई है 471 ग्राम प्रतिदिन। 471 ग्राम हो गया है भारत में पर व्यक्ति दूध के मामले में। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे तो वो मनाते हैं 26 नवंबर को। और ये 26 नवंबर को जो दिन है, ये वर्गीज कुरियन का बर्थडे है। भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन का बर्थडे मनाया जाता राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में। ठीक है भाई।